एमपी अजब है, सबसे गजब है। अरे आ गए आप लोग, नमस्कार, स्वागत है आपका। भैया बात ये है कि एमपी अजब है, सबसे गजब है। सारे देश में ना जनसंख्या की बड़ी भारी दिक्कत है। अरे भेड़ बकरी जैसे लोग ठूसे जा रहे हैं हर जगह, लेकिन भैया एमपी में अलग ही बहस चल रही है। अब लोगों की बढ़ती आबादी के लिए क्या किया जानते हैं ना आप? जी हाँ, नसबंदी की गई थी ना, वही काम अब एमपी में हो रहा है धड़ल्ले से। पर इस बार ये जुल्म इंसानों पर नहीं, कुत्तों पर टूटा है, और बकायदा इसके लिए विधानसभा में बहसबाजी भी हुई है। भैया देखिए। अब भैया देखो कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, बस देख लो, ट्रेन देख लो या रोड, हर जगह टू मच क्राउड है कि नहीं। अब ऐसे ही चक्कर में इंदिरा गांधी की सरकार ने नसबंदी करवाने की योजना लाई थी। खैर इस बार हम उसकी बात नहीं करेंगे, उससे भी बड़ा कांड हो गया है। दरअसल हो क्या रहा है ना एमपी में कि जितने इंसान उतने ही कुत्ते बढ़ गए हैं। वही बात कि हर सड़क पर कुत्ते हैं, कसम से हम भी बच बच के निकलते हैं। अब दिक्कत ये है कि आवारा कुत्ते जो है ना, कभी भी किसी को भी लव बाइट दे देते हैं। अरे मतलब काट खाते हैं। अब एक तो आदमी किसी जरूरी काम के लिए घर से निकले, उसमें भी ये काट खाए तो 14 इंजेक्शन लगे। इनके आतंक से तो भैया पूरा एमपी परेशान है। तो सरकार ने इनकी करवा दी नसबंदी। ऐसा कहना था कि नसबंदी के बाद कुत्ते आक्रामक नहीं होंगे और फिर लोगों को भी कम खतरा होगा। नसबंदी करा के कुत्तों का थी, जिससे कुत्ते जो बुखार होते थे वो नॉर्मल हो जाते थे। टेंडर प्रक्रिया 1 साल की थी, वो खत्म हो गई। फिर से की रीटेंडरिंग करा के कुत्तों का नसबंदी कराया जाना। शहर में सब जो लावारिस कुत्ते घूम रहे हैं, इनको पकड़ने का कुछ, इनको पकड़ के ही नसबंदी कराया जाएगा। ले जाके छोड़ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि आप इनको कहीं बाहर ले जाके छोड़ नहीं सकते, उनकी नसबंदी। पर अगर ये बात यहीं खत्म हो जाती तो फिर हम आपके लिए ये खबर लाते ही क्यों। हुआ यूं कि सरकार ने खर्च किया है तो फिर इसका हिसाब किताब तो होगा ना। तो भैया सरकार में विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने सरकार से सवाल किया कि इस समस्या से निजात पाने के लिए सरकार ने क्या किया, कितने खर्च किए आखिर इस नसबंदी में। तो भैया उनको मिला सरकारी जवाब। अरे नहीं, सच में जवाब मिला इस बार। नगरीय प्रशासन ने उनके सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के 5 बड़े शहरों में पिछले 5 साल में आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने के लिए नसबंदी पर 17 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। 17 करोड़ सुनते ही हमारे भी कान से धुआं निकल गया। सरकार ने बताया कि हैदराबाद और भोपाल के 2 एनजीओ को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिनने बीते 5 सालों में 2.5 लाख आवारा कुत्तों की नसबंदी की, और इसमें उनने सरकार के 17 करोड़ खर्च करवा दिए। हालांकि हासिल ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। मध्य प्रदेश के 5 चुनिंदा शहरों में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर, इन 5 शहरों का मैंने पिछले 5 वर्ष का कुत्तों की नसबंदी को लेकर के प्रश्न किया था, जिसका तारांकित प्रश्न का मुझे लिखित में जवाब मिला है। परिशिष्ट में जो आंकड़े आए हैं उससे यह जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि पिछले 5 वर्षों में इन महानगरों में 2.5 लाख कुत्तों के नसबंदी के ऑपरेशन हुए। इंदौर में 326 कुत्तों की नसबंदी के ऑपरेशन फेल हुए, और इन 5 शहरों में 2.5 लाख कुत्तों के पकड़ करके नसबंदी कराने पर 17 करोड़ रुपए की राशि नगरीय प्रशासन विभाग ने हैदराबाद की 2 एनजीओ को और मध्य प्रदेश की 2 एनजीओ को भुगतान किया गया है। अब भैया ऐसा है कि 17 करोड़ तो हो चुके खर्च। कुत्तों की नसबंदी का मामला सड़क से सदन तक भी आ गया, लेकिन इस समस्या का इलाज कुछ होता दिख नहीं रहा। तो हम तो आपसे इतना ही कहेंगे कि अपने साथ लेकर चलिए एक छाता। अब गर्मी में काम आएगा ही, और फिर कोई कुत्ता भागे तो दौड़ा दीजिए, वरना 14 इंजेक्शन तो है ही।
भैया कुत्तों का तो दर्द देख लिया आपने, पर इनसे आदमी भी तो कितना परेशान है। हालांकि परेशानी सिर्फ एमपी में नहीं, यूपी में भी है। बात अलग है कि यहाँ आतंक कुत्तों का नहीं बल्कि बंदरों का है। और भैया ट्रेन में सफर करना मुश्किल कर दिया है, तो सरकार ने निकाला है एक ब्रिलियंट आइडिया। सरकार का कहना है जो जिस भाषा में समझे उसे उसी भाषा में समझाना चाहिए। तो इसके लिए किसी को तो लाना चाहिए, तो भैया ले आए। यूपी के 2 रेलवे स्टेशन पर हो गई अपॉइंटमेंट। जिनका काम क्या है पता है? लंगूर भगाना, वो भी एकदम जोरदार अंदाज में। आपने ट्रेन का सफर किया है? अरे किया ही होगा। क्या मजा आता है। ठंडी ठंडी हवा और खिड़की से हाथ निकालते ही समोसे और आलू बंडे वाले हाथ में रख देते हैं। पर यूपी में आप जाएंगे तो समोसे हाथ तो आएंगे पर मुंह नहीं लगा पाएंगे। अरे हाथ से बंदर लेके हो जाते हैं फुर। अरे सच्ची यकीन नहीं हो रहा तो आप खुद ही देख लीजिए। भैया यूपी की जनता थी भारी परेशान। अब कुछ इलाज तो निकलना था, तो फिर स्टेशन में एक आदमी को नियुक्त किया गया। पहले लेके चलते हैं आपको राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन, जहां आपकी मुलाकात होगी कलंदर से। ये अपने मुंह से लंगूरों की आवाज निकालकर उनको भगाते हैं ताकि वो यात्रियों को परेशान ना कर सके। हमारा पहले तो साहब लंगूर से हम भगाते थे, लेकिन एक बार हमने ट्रायल किया कि हमारी आवाज़ में ही ये भागेंगे, तो हमारी वो ट्रायल कामयाबी हमें मिल गई साउथ ब्लॉक डिफेंस में। तो इसी तरह यहाँ पे हमारा काम बंद हो गया। तो साहब लोग के हम बंगले गए, कोठी गए, हाथ पैर जोड़ा साहब के हमें रख लीजिए। तो कह रहे आपको काम नहीं दिया जा सकता है, लेकिन हम कैसे रख लें आपको। तो हमने बोला हमारी जब आवाज़ से भागते हैं तो लंगूर को परेशान करना गलत है। तो इसलिए वो हमारे को कहा कि सुबह आप किस्मत आइए 5 बजे, तो आप हमारे कोठी में भगा के दिखाइए। तो हम बंदरिया बाग 100 नंबर कॉलोनी में गए, तो वहाँ साहब ने कहा ये बंदर बैठे इन्हें भगाओ। तो वहाँ आवाज़ मारी तो सारे बंदर भागने लग गए। अब ऐसी ही स्थिति थी वाराणसी स्टेशन की भी। अरे भैया बंदर लोगों से खाना पीना तो दूर, सामान तक लेके भाग जाते थे। तो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने ठेके पर वाराणसी की कैंट स्टेशन पर कलंदर नियुक्त किया है, जिनका नाम है कन्हैया लाल। ये लंगूर की आवाज निकालकर स्टेशन परिसर को बंदरों से मुक्त कराते हैं। हटनी के रास्ते गोरखपुर को जाने वाली कुछ बंदरों को मैं भगाता हूँ, आवाज़ देकर भगाता हूँ। ये आवाज़ देता हूँ तो बंदर भाग जाते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ अधिक से अधिक अपना समझ दे के किसी को नुकसान न करे बंदर, और मैं उसको ईमानदारी से निभाता हूँ। रेल अधिकारियों के मुताबिक कलंदर बंदरों को भगाने के लिए तरह तरह की आवाज निकालते हैं और बंदरों को पकड़ते भी हैं। अपर मंडल रेल प्रबंधक बताते हैं कि बंदरों के बढ़ते आतंक के बीच रोज 80,000 यात्री यहां आते हैं, पर बंदर उन्हें परेशान न करे, इसलिए 6 महीने के लिए कलंदर नियुक्त किए गए हैं, जो लंगूर की तरह तरह की आवाज निकालकर बंदर भगाते हैं। क्योंकि वाराणसी क्षेत्र में बंदरों की संख्या काफ़ी है और स्टेशन परिसर में भी कई बार ये घूमते हुए नज़र आते हैं। इनका जो झुंड होता है जिससे यात्रियों को परेशानी होती है, लिहाजा बंदरों के झुंड को यहाँ से हटाने के लिए अहिंसात्मक तरीके से बिना किसी वायलेंस के कुछ जो कलंदर हैं जो लंगूरों की आवाज़ निकाल लेते हैं, इस तरीके के लोगों को एक संपर्क किया गया और उन्हें यहाँ पे रखा गया है। 6 महीने तक उनके काम को देखा जाएगा। अब भैया
अब देखो, बहुत पुरानी बात है, जिसे जिस भाषा में समझ आए उसको उसी भाषा में समझाओ, क्योंकि समस्या का हल निकलना बहुत जरूरी है। अब जब सरकार ने व्यवस्था कर ही दी है, तो हम तो सोच रहे हैं कि हो ही आए बनारस, गंगा नहा लेंगे और लौटने में खाएंगे बनारसी पान, है कि नहीं? कहते हैं बढ़ती का नाम जिंदगी और चलती का नाम गाड़ी, और इस केस में छुक छुक गाड़ी जो साए से निकलती है ठीक बाजू से, तो पूरा तन बदन झंझना जाता है। ऐसा ही कुछ हाल पानी का होता है। एकदम धमधमा के लहर जब आती है तो आत्मा तक कांप जाती है। ऐसे आपके सामने से निकल जाते हैं दोनों चीजें कि क्या बताएं। पर क्या हो जब ये दोनों चीजें उल्टी भागने लगे? अरे धुआंधार भागती उल्टी ट्रेन और झंझना कर उल्टा बहता पानी। भैया हमारी तो सोच कर ही कपकपी छूट रही है। देखिए जरा। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि आग और पानी से कभी खेलना नहीं चाहिए, पर अगर आग और पानी खुद ही आके खेलने लगे तो फिर क्या करेंगे? फिर तो जान बचाकर भागना ही पड़ेगा। अब देखिए ना, उज्जैन में शिप्रा नदी के बारे में तो आप जानते ही हैं, कितनी शांत निर्मल बहने वाली नदी है, लेकिन इसने लोगों की धड़कनें बढ़ा दी है। दरअसल इंदौर की तरफ से आने वाली खान नदी में साल भर गंदा पानी रहता था, तो इसे शिप्रा में मिलने से रोकने के लिए स्टॉप डैम बनाया गया था, जो कि बुधवार की रात में अचानक ही फूट गया। अब डैम फूटा तो लोगों की सांसें तेज हो गई, क्योंकि भैया वो जिस शिप्रा नदी को सीधी बहते देखते आए थे, वो उल्टी बहना शुरू हो गई। लोगों की भीड़ जुट गई। पहले सबको लगा कि कोई चमत्कार हो गया, बाद में समझ आया कि ये तो लापरवाही के चक्कर में टूटा स्टॉप डैम है, जिसने नदी की धारा को भी उल्टा कर दिया। अरे मुझे 5:20 में पदम सिंह ने फ़ोन लगाया जी कि पिरुवाल जहाँ पर जो कच्चा पाला वो पाला फूट गया है। तो मैंने श्रीमान जी, हमारे आला अधिकारी श्रीमान जी शुक्ला जी है, श्रीमान दाइवा जी है, इनको सबको फ़ोन लगा के मैंने फ़ोन लगाया कि पाला फूट गया। तो अब से भी पूरी टीम आई है यहाँ पे और पाला का अवलोकन किया है। पाला बिल्कुल सब तो पानी सब इधर खान का पानी सब पूरी नदी में भरा गया है। इंदौर में पानी गिरा था और कुछ किसानों ने पानी लेना बंद कर दिया, तो पानी तो वापस नदी में आएगा ना जी। तो इसकी खबर हम श्रीमान कमिश्नर साहब को कर दी है और अभी वीडियो डाल दिया श्रीमान दाइमा जी ने। अब देखो भैया, ऐसा है कि हमारे यहाँ होता क्या है ना, कि एक घटना होती नहीं है कि उसकी जैसी एक आध और घटना फौरन सामने आ जाती है, पर चुन्नू मुन्नू सा अंतर होता है। अब देखो ना, बरेली के पास दिल्ली से टनकपुर जा रही थी जन शताब्दी एक्सप्रेस। जाना था टनकपुर, लेकिन आधे रास्ते में ट्रेन वापस लौटने लगी दिल्ली, वो भी फुल स्पीड में। अरे ये कोई जानबूझकर गुस्से में ड्राइवर ने ट्रेन वापस नहीं कर दी। दरअसल हुआ क्या था कि डिब्बों के बीच के प्रेशर पाइप हो गया खराब और ब्रेक हो गए फेल, जिसके बाद ढलान पर ट्रेन रुकी ही नहीं और ट्रेन में मौजूद सारे के सारे यात्रियों के लिए ये एक कभी ना भूल पाने वाला सफर हो गया, अंग्रेजी वाला सफर। ये ट्रेन बैक आई है, कहाँ से हुई, क्या दिल्ली से ट्रेन पकड़ी थी हमने टनकपुर के लिए, तो ये टनकपुर पहुंचने वाली थी। उससे पहले रास्ते में कहीं गाय कट गई थी ट्रेन से, तो ड्राइवर ने नीचे उतर के बोला कि ट्रेन में गाय कट गई है और इसका प्रेशर पाइप फट गया है। लेकिन ये ट्रेन फिर वहाँ से बैक होती गई, हमें ये भी नहीं बताया कि ट्रेन बैक क्यों हो रही है। हम सोच रहे बैक होकर दोबारा चलाएंगे, ये इतनी तेज आई है कि हम लोग इतने होपलेस हो गए, सारे यात्री परेशान, सबको जान का जोखिम। फिर हमने फ़ोन करा पुलिस में भी, रेलवे में भी, तब ये यहाँ जाकर स्लो हुई है, तब यहाँ कूद कूद के अपनी जान बचाई है हमें। अभी चकरपुर आके रुकी है? हाँ जी, वहाँ से बैक हो गई थी। टनकपुर से बैक हो गया, ये बहुत स्पीड में। हालांकि किसी यात्री को कोई चोट नहीं आई, पर पटरी पर मौजूद एक मवेशी जरूर इस ट्रेन की चपेट में आ गया। गनीमत ये रही कि इस ट्रेन पर काबू पा लिया गया और रुक गई, वरना कहीं दिल्ली से जाने वाले यात्री वापस दिल्ली पहुंच जाते तो फिर हो जाता ना कांड। आपको पता है कि सारा देश आजकल कौन सी पिक्चर देख रहा है?
वो पिक्चर जो चल रही है बंगाल में, जिसमें 2 दावेदार हैं। एक तरफ है मोदी तो दूसरे तरफ है ममता दीदी, और पिक्चर हो गई है जोरदार। भैया रोज कुछ ना कुछ नया, मसालेदार, और अब तो खेला होवे पर भी खेला शुरू हो गया है। देखिए तो जरा। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले चाकरी होवे। अब देखो मामला पहुंच गया है आखिरी मोड़ पर, तो तैयारी भी एकदम धुआंधार चल रही है। प्रत्याशी भी डिसाइड हो ही गए हैं और प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। एक जरा सी चूक भारी पड़ जाएगी, ये तो सब जानते हैं। इसलिए चाहे मोदी हो या फिर दीदी, दोनों ही एकदम फुल पावर से जुटे हुए हैं। अब देखिए ना, दीदी का पांव टूटा है। हाँ, वही वाला हमला जिसके बारे में वो कह रही थी। उसके बाद भी दीदी चुनावी सभा करने से पीछे नहीं हट रही, बल्कि उनके लिए तो स्पेशल मंच तैयार किया गया है, जहां से वो व्हील चेयर पर बैठकर जनता को संबोधित करेंगी। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले प्रत्येक होवे, कौन होवे और बोले परिष्कार जो होवे। तो वहीं मोदी जी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। मोदी ने भी हर जगह से सारा जोर लगा रखा है दीदी की सत्ता को हिलाने के लिए। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले अस्पताल होवे। तभी तो देखिए ना, दीदी के खेला होवे को मोदी जी आए दिन निशाने पर लेते रहते हैं। इस बार उनने कह दिया, ये लोग खेला करेंगे और हम विकास। दीदी, ओ दीदी, बांग्लार भाई बोनेदेर चिंतार खेला आपनी 2 বছর খেলেছেন। খেলা শেষ হবে, বিকাশ আরম্ভ হবে। मोदी जी ने तो भैया मंच से ऐलान ही कर दिया कि इस बार ममता दीदी की सरकार जाना तय है। ममता दीदी अपना बस्ता बांध लो। बंगाल में सिंडिकेट वालों की पराजय होगी। इस बार बंगाल के चुनाव में कटमनी वालों की पराजय होगी। अब आप तो जानते ही हैं कि आजकल शिवराज सिंह चौहान कितने एक्टिव मोड में हैं। अरे धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। वो तो बंगाल में स्टार प्रचारक हैं अपने मामा। अब उनने सीधी ममता दीदी पर हमला बोल दिया। उन्होंने दीदी का फुल फॉर्म जनता को बता दिया। लेकिन जियो मतलब डिक्टेटर तानाशाह। बताओ दीदी तानाशाह है कि नहीं है? ये तानाशाही नहीं चलेगी। आई मतलब इंसेंसिटिव, असंवेदनशील लोगों की चिंता ही नहीं है। डी मतलब डीड, भय पैदा करना। और आई मतलब इनकम्पिटेंट, मतलब अयोग्य। आज मैं कह रहा हूं इस मंच पर मौन आके खड़े होकर, ममता दीदी तुम अक्षम और अयोग्य हो, तुमने पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया है, तुम्हें सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। ये दीदी है। और जब दीदी कहता हूं, मेरे मन में तो दीदी का ये चित्र नजर आता है। जैसे ही दीदी के फुल फॉर्म पर जनता ने तालियां बजाई, शिवराज सिंह चौहान ने टीएमसी का फुल फॉर्म भी बता दिया और साथ ही नारा दे दिया, 2 मई दीदी गई। मैंने आपके समृद्धि और विकास की कामना करी है, लेकिन टीएमसी और ममता बनर्जी के रहते हुए यहाँ ना तो विकास हो सकता है और ना समृद्धि हो सकती है। टी मतलब टेरर, आतंक। एम मतलब मर्डर।
और सी मतलब करप्शन, भ्रष्टाचार। ये टीएमसी हो गई है। मैं टीएमसी के गुंडों को चेतावनी देता हूं, 2 मई ममता गई, दीदी गई, एक गुंडों को सबक सिखाया जाएगा, चिंता मत करो। अब भैया देखो, 2 मई को क्या होगा ये तो ईश्वर ही जाने, लेकिन एक बात है, इस बार बंगाल का इलेक्शन हो बड़ा जोरदार गया है। अरे क्या जबरदस्त लड़ाई है भैया, बयान पर बयान, वार पर पलटवार, मजा ही आ गया। हमारे दूर के रिश्ते में एक भाई है शानू नाम का, वो अपनी शादी के लिए ऐसा भौराया है कि क्या ही बताएं। हमने खुद की शादी के लिए उससे ज्यादा पागल आदमी नहीं देखा था, लेकिन फिर हमारी मुलाकात हुई इन जनाब से, जिनकी जिंदगी का मकसद ही शादी करना है, और उसके लिए उनने क्या कुछ नहीं किया और पुलिस के पास तक पहुंच गए कि मेरी शादी करा दो, जुलूल जुलूल। मैं बहुत सारे बेलचान हूँ, लुकाई के बगैर मुझे नींद भी नहीं आती, रात को माला टुकला बिलान हो गया। इनसे मिले हैं ना आप? अरे मिले ही होंगे। कुंवारे रहने के मामले में ये सलमान खान से भी ज्यादा फेमस हो गए हैं। इतने उतावले हैं अपनी शादी के लिए कि खुद ही महिला पुलिस थाने पहुंच गए और बोले कि चाहे जो हो जाए मेरी शादी करवाओ पहले। ये वीडियो महिला पुलिस कर्मियों ने सोशल मीडिया पर डाला, जिसके बाद वो जबरदस्त वायरल हो गए थे। अब भैया उसके बाद तो एक कुंवारे का दर्द दूसरे कुंवारे तक पहुंचा। सलमान खान ने अजीम को फोन लगाया और फिल्म का ऑफर दिया, लेकिन अपने अजीम भाई जरा से भी लालची नहीं है। उनने साफ कह दिया कि पहले तो शादी करूंगा, बाद में फिल्म वगैरह का देखेंगे जो भी होगा। भाइयों में सबसे छोटा, तीसरे नंबर का भाई हूँ मैं, पहले नंबर का भाई हूँ मैं। वो आपने बताया अभी। महज 2 फीट 6 इंच वाले अजीम की गुहार खुदा ने सुन ली। उनके लिए रिश्तों की बाढ़ आ गई, लेकिन अजीम अब फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। उनने कहा कि मेरे फेमस होने के कारण लोग रिश्ता भेज रहे हैं, लेकिन मुझे तो चाहिए प्यार करने वाली बीवी। अब भैया मुश्किल में तो शादी हो रही है, टूट गई कहीं गलती से तो मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए बहुत सोच विचार के बाद शायद भगवान ने उनके लिए एक रिश्ता भिजवा ही दिया, गाजियाबाद की रहने वाली रेहाना का। अब इसे राम मिलाई जोड़ी ही कहेंगे कि अगर अजीम 2 फुट 6 इंच के है तो रेहाना ठीक 2.5 फीट की। रेहाना ने तो अपनी तरफ से रिश्ता अजीम की तरफ भिजवा भी दिया। अब उन्हें इंतजार है तो केवल अजीम की हाँ का। उनको देखकर, उनकी वीडियो वाइल देखकर। अच्छा, वीडियो आपने देखा है, यानी कि अजीम को आपने देखा है जो अपने आप को कुंवारा कहते हैं और ये कहते हैं कि उनकी शादी हो जाए। मेरी जैसी हाइट है इसलिए। अच्छा, मैंने यही चाहा था। 26 साल के अजीम की शादी का सपना अब शायद पूरा हो ही जाएगा। हमको कभी कभी लगता है कि ओम शांति ओम में शाहरुख ने सही कहा था कि किसी भी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। देखिए, लग गई ना, और मिल गई ना अजीम को रेहाना। चलिए फिर आज के लिए हो गया, हम चले अपने घर। आप भी घर में रहिए और सावधानी बरतिए। कोरोना फिर फैलने लगा है और घर पर रहकर करना क्या है? अरे कोई पहाड़ नहीं तोड़ना, बस देखते रहना है न्यूज़ स्टेट, ठीक है ना?